तो हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। साथ में सीटेट की तैयारी है, यूपी टेट है या फिर किसी भी टेट की है या आरआरबी ग्रुप डी या एनटीपीसी रेलवे किसी भी तैयारी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबके लिए ये टॉपिक साइंस में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इतना से टॉपिक पढ़ने हैं जिसमें हम आज जो है बात करेंगे लेंस और दर्पण की। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसी में आप लोग बीपीएससी प्रैक्टिस सेट आप दे सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस ऑलवेज फ्रॉम ए वर्चुअल इरेक्ट एंड डाई नेक्स्ट इमेज, मतलब कौन सा लेंस सदैव आभासी, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए सदैव आभासी कह रहा है। देखिए लेंस की बात की रहे तो उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। देखिए उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण अगर देखेंगे तो अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब बनते हैं, 5 बनते हैं वास्तविक और 1 आभासी। तो यही कंडीशन उत्तल में भी रहेगी। तो फिर क्या होगा, फिर अवतल लेंस होगा और मतलब यहाँ अवतल दर्पण हो गया, उत्तल लेंस हो गया, सेम प्रोसेस। और उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, अब कौन सा होगा, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस इन दोनों में से एक आंसर सही होने वाला। तो देखो यहाँ पे लेंस कहा है तो कौन सा लेंस लिया जाएगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या होगा, सदैव आभासी, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो राइट आंसर बी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी वस्तु की शक्ति को डायोप्टर के रूप में व्यक्त किया जाता है तो वह वस्तु कोई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लेंस। क्योंकि लेंस की क्षमता को ही हम लोग डायोप्टर में मापते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता प्लस डायोप्टर में और उत्तल लेंस की माइनस में। प्रिज्म से गुजरते समय सबसे कम उड़ने वाला प्रकाश का रंग कौन सा होता है। लाल रंग सबसे कम उड़ता है। इस तरह श्वेत प्रकाश किरण आती है तो इस तरह जानना चाहिए, लेकिन ये मुड़ जाता है लाल रंग। फिर इसी तरीके से 7 रंग जाते हैं, नीचे से विबग्योर आता है तो लाल रंग सबसे कम विचलित होने वाला होता है और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया किस घटना को दर्शाती है। तो इंद्रधनुष की जो घटना होती है उसमें क्या होता है, उसमें होता है वर्ण विक्षेपण। क्या होता है, वर्ण विक्षेपण। यानी इसमें होता है रिफ्रैक्शन की भी घटना होती है, यानी अपवर्तन भी होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है और यहाँ पर वर्ण विक्षेपण भी होता है। 3 घटनाएं इसमें होती हैं। परावर्तन नहीं होता है इसमें क्या होता है, अपवर्तन होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और वर्ण विक्षेपण होता है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर होगा। जब एक छड़ी को आंशिक रूप से पानी में डुबोया जाता है तो उसकी स्पष्ट मोड़ किस घटना के कारण होती है। देखिए पेंसिल का यहाँ पर पानी में मुड़ी हुई दिखाई देना, मछली का पानी में तल से ऊपर उठा दिखाई देना, गहराई कम मालूम होना, सिक्का गिलास में ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। तो ये सब अपवर्तन की घटना के एग्जाम्पल हैं। एक कटा हुआ हीरा चमकता है किसके कारण, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और दूसरी चीज़ इसका जो है घनत्व ज़्यादा होता है और इसका अपवर्तनांक होता है 2.42, इस कारण से ये चमकता है। क्लोरो और सबसे कठोरतम पदार्थ भी हीरा है, जबकि हीरा एक अधातु है, फिर भी यह सबसे कठोरतम पदार्थ है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। तो जो क्लोरोफिल होता है, जो पत्तियों में क्या होता है, हरा रंग, तो किसके, लाल और नीले रंग को अवशोषित करता है। क्योंकि हरा तो उसके में होता ही हरी पत्ती, तो हरा तो चाहिए नहीं, तो ऐसे ही विकल्प कट गए। तो बचा लाल और नीला, रेड एंड ब्लू का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि क्या है इसमें ब्लैक बोर्ड जो है जो भी प्रकाश आता है उसको अवशोषित कर लेता है, परावर्तित नहीं करता है। और जब तक कोई प्रकाश परावर्तित नहीं होगा तो हमारी आँखों पे नहीं आएगा, तब तक हम उसका कलर नहीं जान पाएंगे। जो कलर परावर्तित होकर हमारी आँखों तक आता है हम उसी कलर को जान पाते हैं। तो ब्लैक बोर्ड क्या करता है, किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है, इसलिए वो काला दिखाई देता है।
अगला क्या है, प्रकाश तरंगे क्या होती हैं। तो प्रकाश तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जब प्रकाश के गुण, तो पढ़ा होगा कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में भी चलती हैं, निर्वात में भी चलती, इस तरह पढ़ा होगा। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करती हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट यानी दीप्त वस्तुएं कहा जाता है। और जो स्वयं उत्पन्न नहीं कर पाती हैं प्रकाश, उनको हम लोग अदीप्त यानी नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। दीप्त वस्तुएं जैसे टॉर्च हो गई, बल्ब हो गया, या सूर्य हो गया, तारे हो गए, तो ये दीप्त उसमें चले जाएंगे। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है, तो वाइट कलर होता है, सफ़ेद, यानी सभी 7 रंग इसमें होते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो फोटोवोल्टेइक सेल। फोटोवोल्टेइक सेल में उपधातु का प्रयोग किया जाता है, और किस उपधातु का, तो जर्मेनियम सिलिकॉन जैसी धातुओं का, यानी मेन रूप से सिलिकॉन की धातु का उपयोग किया जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव में। आइंस्टीन जी ने ये प्रयोग बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी धातु की पृष्ठ पर उपयुक्त आवृत्ति की प्रकाश आपतित होता है, तो उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, और जिससे धारा प्रवाहित होती है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं यहाँ पर। तो मानव नेत्र से संबंधित ये टॉपिक रहने वाला है। यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं कि मनुष्य की आँखें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं, तो कहाँ बनाती हैं, रेटिना पर बनाती हैं। कहाँ बनाती हैं, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर जो रेटिना होता है, तो इस रेटिना पे प्रतिबिंब बनाती हैं। रेटिना पर प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, जबकि मस्तिष्क उसको सीधा पढ़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होती है। तो 25 सेंटीमीटर होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और दूरबिंदु कितना होता है, तो अनंत होता है, अनंत तक देख सकते हो। नेत्र लेंस की फोकल लंबाई में परिवर्तन किसके कार्य से होता है। तो फोकल लेंस में होता है सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा। सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा जो है उसके फोकस लंबाई में परिवर्तन हो जाता है। जब प्रकाश किरणें आँख में प्रवेश करती हैं तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर हो जाता है। तो अधिकांश अपवर्तन कार्निया की बाहरी सतह पर ही हो जाता है। आउटर सरफेस ऑफ द कार्नर, कार्निया मतलब कार्निया की बाहरी सतह पर ही हो जाता है। इंद्रधनुष के निर्माण में प्रकाश के निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं शामिल हैं। तो इंद्रधनुष के निर्माण में अपवर्तन, विकिरण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल है। रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, कौन सी घटना शामिल है इंद्रधनुष के निर्माण में। तो इंद्रधनुष के निर्माण में मैंने बताया था अपवर्तन भी होता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, और डिस्पर्सन यानी वर्ण विक्षेपण भी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परत ओजोन परत से संबंधित है जो वायुमंडल के पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करती है। तो समताप मंडल, समताप मंडल में ही पाई जाती है ओजोन परत। ये देख लीजिए एक चार्ट, सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फियर पृथ्वी के ऊपर यानी क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, इसी में होती है ओजोन लेयर, उसके आगे मध्य मंडल। मध्य देखो जितनी भी मौसम की घटनाएं होती हैं वो सभी समताप मंडल में हो जाती हैं। और इसके बाद में मीजोस्फीयर यानी मध्यमंडल, सबसे अधिक तापमान, फिर थर्मोस्फीयर, और फिर इसके बाद एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल। ये देखिए यहाँ पर ये हो गई ट्रोपोस्फीयर, ये हो गई स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल, यही होती है ओजोन की परत। ओजोन की परत को कौन नुकसान पहुँचाता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन के मॉलिक्यूल CFC। प्रश्न देखते हैं, कौन सी वायुमंडलीय परत पृथ्वी की सतह के सबसे नज़दीक है। तो ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल सबसे नीचे है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर उल्का किस परत में जल जाते हैं। तो मध्य मंडल में घर्षण के कारण वो जलकर भस्म हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। सौर विकिरण को आयनीकृत कणों द्वारा अवशोषित करने के कारण कौन सी वायुमंडलीय परत उच्च तापमान के लिए जानी जाती है। तो ये हो गई थर्मोस्फीयर यानी तापमंडल। थर्मोस्फीयर पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे गर्म परत है जिसका तापमान 3600 डिग्री फ़ारेनहाइट
लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। थर्मोस्फीयर ज़मीन से 80 से 700 किलोमीटर के बीच स्थित है। इसे आयन मंडल के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। थर्मो माने थर्मस और गर्म। पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी परत को क्या कहते हैं? उसको एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग संचरण में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती है? तो रेडियो तरंगें चलती हैं आयन मंडल में। थर्मोस्फीयर में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का हिस्सा है। यह परत 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। यह परत रेडियो संचार में सहायता करती है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगों को यह परत परावर्तित करके वापस पृथ्वी पर भेज देती है सबके पास। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी? पुनः रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, एक्सोस्फीयर। और आगे बढ़ते हुए, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को एक्सोस्फीयर कहा जाता है। इस परत में वायु अत्यंत पतली होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहाँ से बाहरी अंतरिक्ष में चली जाती है। एक्सोस्फीयर का प्राथमिक संगठन क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। आखिरी गैसें हाइड्रोजन और हीलियम। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं ठोस होती हैं, गलत। सोडियम और पोटेशियम तो। और फिर ये देखिए, ब्रोमीन एक मतलब धातु है, नहीं ब्रोमीन नहीं, ब्रोमीन तो अधातु है। सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन यहाँ पर मरकरी जो है धातु है, लेकिन ये गलित अवस्था में पारा जो है पाई जाती है। सभी धातुएं कठोर होती हैं, गलत। सभी धातुएं कठोर नहीं होती हैं। सोडियम और पोटेशियम जैसी धातु मुलायम होती हैं, सॉफ्ट। सभी अधातुएं गैस होती हैं, गलत। सभी अधातुएं गैस नहीं होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? सभी अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। सभी अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। देखिए, ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स एंड हार्ड। सभी धातुएं कैसी होती हैं? ठोस और मजबूत होती हैं, कठोर होती हैं। ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेज। जितनी भी अधातुएं हैं वो सब गैस होती हैं, कार्बन, सल्फर आदि। देखिए यहाँ पर लिखा है, नॉन मेटल जनरली डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। ज़्यादातर जो है धातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। उसमें दे कैन नॉट टू बी ड्रॉन इन टू वायर। उससे हम लोग तार नहीं खींच सकते। दिस इज ए करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ये धातु का गुण है, धातु का नहीं। बॉक्साइट किसका अयस्क है या खनिज है? तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का खनिज है। एल्युमिनियम के कितने खनिज हैं? देखिए, बॉक्साइट का फार्मूला है Al2O3 इंटू 2H2, क्रायोलाइट Na3 Al6, कोरंडम नीलम Al2O3, डायस्पर Al2O3 इंटू H2O। और मरकरी का सिनेबार है, सिनेमा, मरकरी का सिनेमा देखो। और पार्लोसाइट और मैग्नाइट, ये इनके फार्मूले भी याद कर लेना। इसी प्रकार लोहे का होता है हेमेटाइट, हेमा मालिनी ने। मैग्नेटाइट, मेरे मतलब मैग्नेटाइट, तो सीडेराइट, आयरन पायराइट और कैल्पोपायराइट। ये सारी चीज़ें अपना याद रखना। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पीयूष भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, एड्रिनल भी है, लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है। इसको ध्यान रखेंगे। कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? 3 जोड़ी, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड। सबलिंगुअल सबसे छोटी होती है और पैरोटिड सबसे बड़ी लार ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथि के पिता कौन है? थॉमस एडिसन। लेकिन वो थॉमस एल्वा एडिसन मत समझना, वो थे बल्ब के आविष्कारक। ये हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के पिता। अंतःस्रावी ग्रंथि का अध्ययन नलिका विहीन ग्रंथियाँ एंडोक्राइनोलॉजी कहलाती है। थॉमस एडिसन जो थे अंतःस्रावी विज्ञान के जनक हैं, पिता हैं। एक अंग जो हार्मोन बनाता है, जो सीधे रक्त में जारी होते हैं, पूरे शरीर में ऊतकों और अंगों की यात्रा करते हैं। रसायन के मोड के वे 2 प्रकार होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिर्स्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि शरीर के चयापचय को नियंत्रित करती है? मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को कौन नियंत्रित करती है? तो थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि उसको जो है नियंत्रित करती है। थायराइड की ग्रंथि थायरॉक्सिन T4 और ट्राई आयोडोथायराइटिन T3 का हार्मोन उत्पादन करके शरीर के चयापचय को नियंत्रित करती है। T3 और T4 ये हार्मोन ऊर्जा उत्पादन, शरीर के तापमान वृद्धि और विकास को
नियंत्रित करते हैं। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का उत्पादन करती है? अग्नाशय ग्रंथि जो है अल्फा इसमें सेल होती हैं, बीटा कोशिकाएं और गामा। गामा सोमैटोट्रोपिन हार्मोन स्टेज का स्रावित करती है, और वहीं पर जो है बीटा क्या करती है, अल्फा क्या करती है, ग्लूकागान हार्मोन का स्रावण करती है जो शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है, और वहीं बीटा इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती है जो शर्करा की मात्रा को कम करता है, नियमित करता है, जिससे डायबिटीज नहीं होता है, यानी मधुमेह नामक रोग बीमारी नहीं होती। कौन सी ग्रंथि शरीर की तनाव प्रक्रिया में शामिल होती है? तो आदिवृक्क ग्रंथि जो है ये स्रावित होती है, इसमें 3F हार्मोन बनते हैं, मतलब इससे फियर माने डर, डरना हटाओ, फाइट करो और फ्लाइट करो, लड़ो उड़ो हार्मोन। कौन सी ग्रंथि नींद जगाने के चक्र को नियमित करती है? पीनियल ग्रंथि नींद जगाने के चक्र को नियमित करती है, इसको बायोलॉजिकल जैविक घड़ी भी कहते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? पहले ही बता दिया था, अनंत होती है समतल दर्पण की फोकस दूरी। तो चलिए ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।